स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत पार्सन्स के विचार पर आधारित यह दूसरा पार्ट जो संबंधित है यम में थर्ड सेमेस्टर कोर्स कोड SOC 510 यन यूनिट 1 से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के सिलेबस से संबंधित। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि जो टॉपिक है हमारा आज का वो है पार्सन्स का संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य। तो यहाँ देखिए, पार्सन्स ने सन 1947 में अमेरिकी समाजशास्त्रीय परिषद की वार्षिक सभा में भाषण देते हुए इस बात पर बल दिया था कि समाज का वास्तविक अध्ययन संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से ही किया जाना चाहिए और इसके लिए एक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत को विकसित करने की आवश्यकता है। तो यहाँ देखिए, पार्सन्स ने सन 1947 में अमेरिकन समाजशास्त्रीय परिषद की वार्षिक सभा में भाषण देते हुए इस बात पर बल दिया था कि अगर हम समाज का वास्तविक अध्ययन करना चाहते हैं तो हम उसे संरचनात्मक प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से ही कर सकते हैं और इसके लिए ये ज़रूरी है कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत को विकसित किया जाए या संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धति को जो है विकसित किया जाए। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विचारकों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता को तब तक ठीक ढंग से नहीं समझा जा सकता जब तक कि उस व्यवस्था को बनाने वाली इकाइयों के प्रकारों को भी ना समझ लिया जाए। अब जो भी संरचनात्मक प्रकार्यात्मक विचारक हैं उनका अपना मानना है कि सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता को तब तक ठीक ढंग से नहीं समझा जा सकता, या यूँ कह लें कि सामाजिक व्यवस्था को तब तक हम ठीक ढंग से नहीं समझ सकते जब तक कि उस व्यवस्था का निर्माण करने वाली इकाइयों और उस व्यवस्था को बनाए रखने में उन इकाइयों के प्रकारों या योगदान को हम नहीं समझ लेते। आइए आगे देखें। तो पार्सन्स ने अपने प्रकारवादी दृष्टिकोण एवं सामाजिक व्यवस्था को अपनी पुस्तक द सोशल सिस्टम 1951 में स्पष्ट किया है। आपने अपने इस प्रकारवादी सिद्धांत को विकसित करने में मालिनोव्स्की, पेरेटो और दुर्खीम आदि विद्वानों के प्रकार्यात्मक सिद्धांतों के विचारों को ग्रहण किया है। अब यहाँ देखें, पार्सन्स ने जो अपना प्रकारवादी एवं सामाजिक व्यवस्था का जो दृष्टिकोण दिया है, जो सिद्धांत दिया, वो अपनी किस पुस्तक में दिया है? द सोशल सिस्टम, जो प्रकाशित हुई थी सन 1951 में। इसी के अंतर्गत इन्होंने अपने प्रकारवाद को और अपने सामाजिक व्यवस्था को स्पष्ट किया है और इस संरचनात्मक प्रकारवादी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम इन दोनों चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे। इन्होंने अपने प्रकारवादी सिद्धांत को विकसित करने के लिए किन किन विचारकों के विचारों की सहमति या विचारों को ग्रहण किया है? तो वो मालिनोव्स्की का नाम आता है, पेरेटो का और दुर्खीम का। इन विद्वानों के विचारों से प्रभावित होकर उनके विचारों को ग्रहण करके इन्होंने अपने प्रकारवादी सिद्धांत को जो है प्रस्तुत किया है। अगला देखिए, पार्सन्स का मानना है कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था संक्रियाओं के एकीकरण या संकेंद्रण से बनती है। संक्रियाएँ व्यवस्था को जन्म देने की प्रक्रिया में संक्रियाएं प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं। अब यहाँ देखिए, संक्रिया व्यवस्था की बात करते हैं। पार्सन्स ये मानते हैं कि किसी भी सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए संक्रियाओं के एकीकरण या केंद्रीकरण का होना आवश्यक है। जब संक्रियाओं का जब एकीकरण होता है या केंद्रीकरण होता है तो किसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। और संक्रिया व्यवस्था को जन्म कौन देता है? तो संक्रिया व्यवस्था को जन्म देने की प्रक्रिया में संक्रियाएं प्रमुख रूप से 3 बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं। जो संक्रियाएं हैं वो संक्रिया व्यवस्था 3 बिंदुओं पर केंद्रित होती हैं। वो 3 बिंदु कौन कौन से हैं? तो व्यक्तिगत कर्ता, दूसरा बिंदु है विभिन्न कर्ताओं के पारस्परिक संबंध और तीसरा बिंदु है इन संबंधों को नियंत्रित करने वाले प्रतिमान। इन्हीं 3 प्रतिमानों के आधार पर क्या होता है? इन्हीं 3 बिंदुओं के आधार पर संक्रियाएं एकत्रित होती हैं जिससे कि संक्रिया व्यवस्था का निर्माण होता है, या यूँ कह लें कि संक्रिया व्यवस्था से जो है सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। अगला देखें,
इन 3 बिंदुओं के संकेंद्रण के आधार पर पार्सन्स सामाजिक व्यवस्था के 3 उप व्यवस्था का उल्लेख करते हैं। अब इन्हीं 3 बिंदुओं के संकेंद्रण के आधार पर पार्सन्स क्या करते हैं कि 3 प्रकार के सामाजिक उप व्यवस्थाओं का उल्लेख करते हैं। सामाजिक व्यवस्था के 3 उप व्यवस्थाओं का उल्लेख ये करते हैं। आप देख लें, व्यक्तित्व उप व्यवस्था जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी सब सिस्टम। व्यक्तित्व उपव्यवस्था जिसको हम कहते हैं पर्सनालिटी सब सिस्टम। दूसरा सामाजिक उपव्यवस्था जिसको हम कहते हैं सोशल सब सिस्टम। तीसरा सांस्कृतिक उपव्यवस्था जिसको हम कहते हैं कल्चरल सब सिस्टम। लेकिन बाद में आगे चलकर पार्सन्स ने एक और चौथे उपव्यवस्था का अस्तित्व स्वीकार किया है और उसे व्यवहारात्मक या जैविकीय उपव्यवस्था बिहेवियरल और बायोलॉजिकल सब सिस्टम नाम दिया है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले पार्सन्स ने 3 उपव्यवस्थाओं का उल्लेख किया था। पहला व्यक्तित्व उपव्यवस्था, दूसरा सामाजिक उपव्यवस्था और तीसरा सांस्कृतिक उपव्यवस्था। लेकिन बाद में चलकर इन्होंने एक चौथे उपव्यवस्था के अस्तित्व को स्वीकार किया जिसको इन्होंने नाम दिया व्यवहारात्मक या जैविकी उपव्यवस्था बिहेवियरल और बायोलॉजिकल सब सिस्टम। चलिए आगे देखें। तो पहला यहाँ पे देखें व्यक्तित्व उपव्यवस्था पर्सनालिटी सब सिस्टम क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में इसे इस प्रकार से व्यक्त किया है। यह एक ही कर्ता के सामान्य संदर्भ द्वारा एकीकृत एकक क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। अब यहाँ देखें तो व्यक्तित्व व्यवस्था क्या है, तो एक व्यक्ति के द्वारा की जाने वाली समस्त क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व उपव्यवस्था है। इसका मतलब एक व्यक्ति जितनी भी क्रियाओं को कर रहा है उन क्रियाओं के संगठित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, व्यक्तित्व उपव्यवस्था कहते हैं। स्पष्टतः पार्सन्स के मतानुसार व्यक्तित्व व्यवस्था संक्रिया व्यवस्था की वह उपव्यवस्था है जो व्यक्तिगत कर्ता के व्यक्तित्व की बोधक होती है और व्यक्तिगत कर्ता को विभिन्न क्रियाओं के एकीकरण से तैयार होती है। अब यहाँ पे आप देखें तो जो वक्तव्य जो है पार्सन्स ने दिया उससे ये स्पष्ट होता है कि जो व्यक्तित्व व्यवस्था संक्रिया व्यवस्था की वो व्यवस्था है जो व्यक्तिगत कर्ता के व्यक्तित्व की बोधक होती है। इसका मतलब कि ये जो व्यक्तित्व व्यवस्था है वह इस प्रकार की संक्रिया व्यवस्था है जो बोध कराती है किसका, व्यक्ति के व्यक्तित्व का, और व्यक्तिगत कर्ताओं की विभिन्न क्रियाओं के एकीकरण से तैयार होता है। और ये किससे तैयार होता है, तो व्यक्तिगत जो कर्ता होते हैं उनके विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से या क्रियाओं के एकीकरण से उनके व्यक्तित्व व्यवस्था का निर्माण होता है। चलिए आगे देखें हम दूसरा देखें यहाँ पे, तो सामाजिक उपव्यवस्था सोशल सब सिस्टम। जब अनेक कर्ताओं की क्रियाएं अंतर संबंधित होकर व्यवस्था का रूप ले लेती हैं तो उसे सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक उपव्यवस्था होना चाहिए था, सामाजिक उपव्यवस्था कहते हैं। पार्सन्स ने इसे अपनी पुस्तक टूवर्ड ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन में इस प्रकार परिभाषित किया है। अब यहाँ पे देखें कि सामाजिक उपव्यवस्था क्या है, तो ये कहते हैं जब अनेक कर्ताओं की क्रियाएँ, जब अनेक कर्ता होते हैं, अनेक कर्ताओं की क्रियाएं जब अंतर संबंधित होकर किसी व्यवस्था का निर्माण करती हैं। अब वहाँ व्यक्तित्व व्यवस्था में हमने देखा था कि एक ही व्यक्ति की क्रियाओं के द्वारा जो व्यवस्था निकल के आती है, व्यक्तित्व व्यवस्था निकल के आती है, उसी को हम व्यक्तित्व व्यवस्था कहते हैं। यहाँ पे जब अनेक कर्ताओं की क्रियाएं अंतर संबंधित होकर किसी व्यवस्था का रूप लेती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक उपव्यवस्था कहते हैं। पार्सन्स ने इसे अपनी पुस्तक टूवर्ड ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन में इस प्रकार से स्पष्ट किया है। इसमें देखिए अनेक व्यक्तिगत कर्ताओं के अंतःक्रियात्मक संबंधों की कोई भी व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था होती है। तो अनेक कर्ताओं की अंतःक्रियात्मक संबंधों की कोई भी व्यवस्था क्या कहलाती है, सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। जो अनेक व्यक्ति या अनेक जो कर्ता हैं उनके व्यक्तिगत कर्ताओं की जो व्यक्तिगत क्रियाओं या जो अनेक व्यक्तिगत कर्ता हैं वह अंतःक्रियात्मक संबंधों की कोई भी व्यवस्था, जो अनेक कर्ता हैं वह अनेक कर्ताओं की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं के आधार पर जिस व्यवस्था का निर्माण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, सामाजिक व्यवस्था कहते हैं, सामाजिक उपव्यवस्था कहते हैं। यहाँ हर सामाजिक व्यवस्था में सीमा अनुरक्षण की प्रवृत्ति होती है। ये कहते हैं कि हर सामाजिक व्यवस्था में क्या होता है कि सीमा अनुरक्षण की प्रवृत्ति होती है।
टेंडेंसी ऑफ मेंटेन बाउंड्रीज की। इस प्रवृत्ति के कारण कोई भी सामाजिक व्यवस्था अन्य सामाजिक व्यवस्था से अपने आप को अलग रखती है और बदलती परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन स्थापित करती है। अब इसी प्रत्येक सामाजिक व्यवस्थाओं में क्या होता है कि सीमा अनुरक्षण की प्रवृत्ति होती है, अपने सीमाओं को सुरक्षित करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसे हम टेंडेंसी ऑफ मेंटेन बाउंड्रीज कहते हैं। इसी प्रवृत्ति के कारण कोई भी सामाजिक व्यवस्था क्या करती है, अपने आप को दूसरी सामाजिक व्यवस्थाओं से क्या करती है, अलग रखती है, और जो भी सामाजिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं उन सामाजिक परिस्थितियों से लगातार अनुकूलन वो करती रहती है। अगला देखें, सांस्कृतिक उपव्यवस्था, कल्चरल सबसिस्टम, व्यक्तिगत कर्ता की क्रियाओं तथा विभिन्न कर्ताओं की अंतःक्रियाओं को नियंत्रित करने वाले मूल्यों, आदर्शों तथा प्रतिमानों की व्यवस्था को सांस्कृतिक उपव्यवस्था कहते हैं। अब याद देखिए, जो भी व्यक्तिगत कर्ता हैं, जो भी व्यक्तिगत कर्ताओं की क्रियाएं हैं या विभिन्न कर्ताओं की अंतःक्रियाएं हैं, उन सभी को नियंत्रित और निर्देशित करने वाले जो मूल्य होते हैं, आदर्श होते हैं, प्रतिमान होते हैं, उनकी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, सांस्कृतिक उपव्यवस्था कहते हैं। पार्सन्स ने इसे अपनी पुस्तक टुवर्ड ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन में निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। अब पार्सन्स ने सांस्कृतिक उपव्यवस्था को परिभाषित करने का प्रयास किया अपनी पुस्तक टुवर्ड ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन में। तो यहाँ देखें, तो सांस्कृतिक उपव्यवस्थाएं प्रतीकात्मक प्रतिमानों की व्यवस्थाएं होती हैं। ये कहते हैं कि जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं होती हैं वह प्रतीकात्मक प्रतिमानों की व्यवस्थाएं होती हैं। यह प्रतिमान व्यक्तिगत कर्ताओं द्वारा उत्पन्न या व्यक्त होते हैं, और ये जो प्रतिमान होते हैं, जो प्रतीकात्मक प्रतिमान होते हैं, वो व्यक्तिगत कर्ताओं के द्वारा उत्पन्न होते हैं और उन्हीं के द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, तथा सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रसार द्वारा और व्यक्तित्व व्यवस्थाओं में अधिगम द्वारा संचारित होते रहते हैं। और ये प्रतीकात्मक प्रतिमान क्या होते हैं कि सामाजिक व्यवस्थाओं में प्रसार के द्वारा इनका ये संचालित होते हैं, तथा साथ ही साथ व्यक्तित्व व्यवस्था के अधिगम के द्वारा भी व्यक्तित्व व्यवस्था में या व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में विरासत रूप से ये संचारित होते चले जाते हैं। चलिए अगला देखें हम, तो यहाँ व्यवहारात्मक या जैविकी उपव्यवस्था, जिसको हमने बिहेवियरल और बायोलॉजिकल सब सिस्टम, जिसकी चर्चा पार्सन्स ने बाद में की है। तो यहाँ देखिए, सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था, इस उपव्यवस्था को पार्सन्स ने बाद में अपने एक लेख एन अप्रोच टू फिजियोलॉजिकल थ्योरी इन टर्म्स ऑफ द थ्योरी ऑफ एक्शन के अंतर्गत पहचाना है। इस उपव्यवस्था को पार्सन्स ने निम्न शब्दों में परिभाषित किया है। अब ये जो उपव्यवस्था है, इस उपव्यवस्था को बाद में पार्सन्स ने अपने एक लेख में पहचाना, और वो लेख क्या है, एंड अप्रोच ए फिजियोलॉजिकल थ्योरी इन टर्म्स ऑफ द थ्योरी ऑफ एक्शन। इसी के अंतर्गत इसको व्यक्त किया इन्होंने, और इन्होंने जिस रूप में उसको व्यक्त किया है वो हम देख लें। जैविकीय सावयव को संक्रिया व्यवस्था की अनुकूलनात्मक उपव्यवस्था के रूप में माना जा सकता है। तो जैविकी उपव्यवस्था को संक्रिया व्यवस्था की अनुकूलनात्मक उपव्यवस्था के रूप में माना जा सकता है, जो सामान्य व्यवस्थाओं के मूल में निहित प्राथमिक सामान्यीकृत सुविधाओं का स्रोत होता है। जो होता क्या है, तो अन्य व्यवस्थाओं के मूल में निहित जो प्राथमिक सामान्यीकृत सुविधाएं हैं उनके स्रोत के रूप में कार्य करता है। अगला देखें, पार्सन्स कहते हैं कि इन्हीं चारों व्यवस्थाओं को मिला दें तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है, और समाजशास्त्र इसी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। पार्सन्स ये कहते हैं कि हम जब इन्हीं चारों व्यवस्थाओं को मिला देते हैं तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण हो जाता है, और इसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कौन करता है, इसी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन कौन करता है, तो वो समाजशास्त्र करता है। आइए, पार्सन्स के अनुसार प्रत्येक व्यवस्था की एक निश्चित संरचना होती है, और उस संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। पार्सन्स ये कहते हैं कि जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उन सभी सामाजिक व्यवस्थाओं की एक निश्चित संरचना होती है, और इस संरचना का निर्माण किससे होता है, तो विभिन्न प्रकार की इकाइयों से होता है। अर्थात संरचना का अस्तित्व इकाइयों के अस्तित्व पर टिका हुआ है। अर्थात जो भी संरचना का अस्तित्व है वह इकाइयों के अस्तित्व पर टिका हुआ है। इकाइयाँ नहीं होंगी तो संरचना नहीं होगी। जब ये इकाइयाँ एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध रखेंगी और अपने अपने प्रकारों की पूर्ति करेंगी तो संरचना का अस्तित्व भी बना रहेगा।
जब ये इकाइयाँ एक दूसरे के साथ सहयोगात्मक संबंध रखते हुए अपने अपने प्रकारों को करती हैं तो संरचना का अस्तित्व बना रहता है। अर्थात आगे आए देखें दूसरे स्लाइड में, अर्थात संरचना का अस्तित्व इकाइयों द्वारा किए गए प्रकारों पर निर्भर है। तो जो भी संरचना है उसका अस्तित्व किस पे निर्भर करता है? तो जो इकाइयाँ प्रकारों को कर रही हैं, जो इकाइयाँ उस व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान दे रही हैं, उसी पे आधारित होता है। जब संरचना का अस्तित्व बना रहेगा तो संरचना भी अपने प्रकारों की पूर्ति करेगी, और जब इकाइयों के माध्यम से संरचना का अस्तित्व बना रहेगा, इकाइयों के प्रकारों के माध्यम से जब संरचना का अस्तित्व बना रहेगा तो संरचना भी क्या करेगी? अपने प्रकारों की पूर्ति करेगी और व्यवस्था सदैव संतुलित और संगठित बनी रहेगी, जिसका परिणाम ये होगा कि जो व्यवस्था होगी, सामाजिक व्यवस्था जो होगी, उसका संतुलन सदैव बना रहेगा और वो संगठित बनी रहेगी। अर्थात व्यवस्था का अस्तित्व संरचना द्वारा किए गए प्रकार पर निर्भर करता है। जो व्यवस्था का अस्तित्व है वो संरचना के प्रकारों पर आधारित है, और संरचना का अस्तित्व किस पे आधारित है? तो इकाइयों के प्रकारों पर आधारित है। क्योंकि व्यवस्था में संरचना और प्रकार दोनों सम्मिलित हैं, इसीलिए पार्सन्स के इस सिद्धांत को संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत कहते हैं। अब चूंकि जो भी पार्सन्स जो अध्ययन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसमें संरचना और प्रकार दोनों की चर्चा कर रहे हैं। इसी वजह से पार्सन्स के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत कहते हैं। और व्यवस्था में क्या निहित होता है? तो व्यवस्था में संरचना और प्रकार दोनों निहित होते हैं। इस वजह से संरचनात्मक प्रकारवादी सिद्धांत जो है वो महत्वपूर्ण है, या उपागम महत्वपूर्ण है सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए या समाज के अध्ययन के लिए। आगे देखें, सामाजिक व्यवस्था की चारों उपव्यवस्थाओं को पार्सन सोपानवत क्रम में रखते हुए उन्हें एक दूसरे पर आश्रित मानते हैं। अब ये जो चारों उपव्यवस्थाएं हैं उनको एक सोपान क्रम में जो है पार्सन्स रखते हैं, और ये कहते हैं कि ये सभी व्यवस्थाएं परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं। पराश्रयता के संबंध में हर उपव्यवस्था दूसरी उपव्यवस्था के एक ओर तो दशाओं और सहूलियत का कार्य करती हैं। इसका मतलब है कि पराश्रय के संबंध के रूप में उपव्यवस्था क्या करती है? दूसरी उपव्यवस्थाओं को क्या करती है? सहूलियत देती है, दूसरी उपव्यवस्थाओं का सहयोग देती है, सहूलियत देती है, ताकि वह अपने प्रकारों को करती रहें, और दूसरी ओर उसके ऊपर आदर्शात्मक नियंत्रण भी रखती हैं, और दूसरी ओर करती क्या है कि एक दूसरे पर नियंत्रण भी रखती हैं। इस स्थिति को पार्सन्स ने स्वयं निम्नलिखित रेखाचित्र के द्वारा दर्शाया है। अब यहाँ देखिए एक रेखाचित्र आपको दिख रहा है, यहाँ देखें तो इनपुट के रूप में आप देखें तो आदर्शात्मक नियंत्रण यहाँ आपको दिख रहा है, और इधर देखें तो दशाएं और सहूलियत है। तो ये प्रमुख जो इकाइयाँ होती हैं, जिन इकाइयों की बात, ये जो उपव्यवस्था है, जो व्यवस्था जो है, जिस उपव्यवस्था की चर्चा जो है पार्सन्स ने कर रखा है, वो ये कहते हैं कि चारों उपव्यवस्थाएं परस्पर एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए एक दूसरे पर नियंत्रण रखने के साथ साथ एक दूसरे को सहूलियत प्रदान करती रहती हैं, ताकि सभी इकाइयां साथ मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने अपने प्रकारों को बेहतर ढंग से कर सकें। तो इस चित्र के माध्यम से यही समझाने का प्रयास जो है वो किया गया है। चलिए आइए आगे देखते हैं। सामाजिक व्यवस्था के पराश्रित उपर्युक्त सोपानवत क्रम में इन चारों उपव्यवस्थाओं के बीच 6 प्रकार के पारस्परिक संबंध प्रकाशित होते हैं, जिन्हें पार्सन्स निम्न रूप में दर्शाते हैं। अब यहाँ देखें कि जो भी सामाजिक व्यवस्था के अंग हैं, या यूँ कह लें कि जो भी उपव्यवस्थाएं हैं, वह सोपानवत क्रम में जो एक दूसरे पर आश्रित होती हैं, उनमें आप देखें तो 6 प्रकार के पारस्परिक संबंध प्रकाशित होते हैं। वहाँ आप देखें चित्र के माध्यम से आपको साफ तौर पे आप देख लें तो सांस्कृतिक उपव्यवस्था का संबंध व्यक्तित्व उपव्यवस्था से है, तो वहीं सांस्कृतिक उपव्यवस्था का संबंध सामाजिक उपव्यवस्था से भी है और जैविकी उपव्यवस्था से भी है, और व्यक्तित्व उपव्यवस्था का संबंध जैविकी उपव्यवस्था से है। तो सारे संबंध आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 पारस्परिक संबंध जो है प्रकाशित होते हैं, जिसको इस चित्र के माध्यम से पार्सन्स ने दर्शाने का प्रयास किया कि चारों व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, साथ में क्रॉस करके जो है चारों व्यवस्थाओं को फिर से जोड़ा गया है, डायरेक्टली जो है जोड़ दिया गया है। तो ये 4 तरह की पारस्परिक संबंध जो 6 तरह के पारस्परिक संबंध जो पार्सन्स प्रदर्शित करते हैं इन उपव्यवस्थाओं के अंतर्गत। चलिए अगला देखें जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं या संरचना की प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं, या पार्सन्स का एजिल मॉडल।
ये बहुत ही प्रमुख है, कई बार परीक्षाओं में बार बार ये पूछा जाता है कि पार्सन्स का एजिल मॉडल क्या है, तो इसे आप समझ लेते हैं बेहतर तरीके से। तो यहाँ देखें, तो अब हम देख रहे हैं संरचना की प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं या संरचना की प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं या पार्सन्स का एजिल मॉडल। तो यहाँ देखिए, पार्सन्स के अनुसार किसी भी व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए कुछ समस्याओं का समाधान अपेक्षित है। अब ये कहते हैं, पार्सन्स कहते हैं किसी भी व्यवस्था के अस्थायित्व को बने रहने के लिए, अस्थायी बने रहने के लिए, संगठन का बना रहने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि कुछ समस्याओं का समाधान हो जाए। व्यवस्था के अस्थायित्व के लिए अपेक्षित या आवश्यक समस्याओं के समाधान को ही पार्सन्स व्यवस्था की अनिवार्यताएं या व्यवस्था की आवश्यकताएं कहते हैं। और इसी समस्याओं के समापन या समाधान को ही पार्सन्स क्या कहते हैं, व्यवस्था की अनिवार्यताएं या व्यवस्था की पूर्व अपेक्षाएं कहते हैं। यह समाधान व्यवस्था के प्रकार्यात्मकता के लिए भी आवश्यक होता है, और जब तक इनका समाधान नहीं होता तब तक व्यवस्था में जो इकाइयां हैं वह इकाइयां व्यवस्थित तरीके से अपने प्रकारात्मक कार्यों को अंजाम नहीं दे पाएंगी। इसीलिए इन्हें ही पार्सन्स व्यवस्था की प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं या प्रकारात्मक पूर्व अपेक्षाएं नाम देते हैं। तो इसी को पार्सन्स क्या कहते हैं, प्रकारात्मक पूर्व अनिवार्यताएं या प्रकारात्मक पूर्व अपेक्षाएं। अर्थात प्रकार करने से पहले कुछ ऐसी ज़रूरतें होती हैं व्यवस्था की, वो ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए, वो समस्याएं टलनी चाहिए। अगर वो ज़रूरतें वो समस्याएं टलती नहीं हैं, ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी इकाई अपने प्रकार को ठीक ढंग से नहीं कर पाएगी। तो जो समस्याएं हैं जिनके दूर करने की बात होती है, या जो आवश्यकताएं हैं जिनको पूरा करने की बात होती है प्रकार से पहले, उसी को प्रकार्यात्मक अनिवार्यताएं या प्रकार्यात्मक पूर्व अपेक्षाएं कहा जाता है। चलिए आगे देखें। तो क्रिया के चार दशाओं के आधार पर पार्सन्स ने व्यवस्था के प्रकारात्मक अनिवार्यताओं को 4 श्रेणियों में बांटा है। अब पार्सन्स ने क्या किया है कि प्रकार्यात्मक अनिवार्यताओं को 4 श्रेणियों में बांट दिया है। एक पहला अनुकूलन, जिसको आप एडेप्शन कहते हैं। दूसरा लक्ष्य की पूर्ति, गोल अटेनमेंट, और तीसरा एकीकरण, इंटीग्रेशन, और चौथा तनाव प्रबंधन, टेंशन मैनेजमेंट, और लेटेंसी कहते हैं इसको जो है। तो यहाँ देखें, 4 चीज़ें यहाँ बता रहे हैं जो है, अनुकूलन, लक्ष्य की पूर्ति, एकीकरण और तनाव प्रबंधन। आइए बारी बारी से हम देख लें इसको क्या है ये। तो अनुकूलन, एडेप्टेशन। तो यहाँ देखें, कोई भी संरचना अपने प्रकारों को व्यवस्थित ढंग से पूरा करे उससे पहले उसकी प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं अनुकूलन है। अब ये कहते हैं कोई भी संरचना अपने प्रकारों को व्यवस्थित ढंग से करे उससे उसकी सबसे पहली प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता क्या है, अनुकूलन है। अर्थात संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों में यदि अनुकूलन बना रहेगा तो संरचना का अस्तित्व भी बना रहेगा, और फिर संरचना अपने प्रकारों की पूर्ति करके व्यवस्था में संगठन और संतुलन बनाए रखेगी। अब ये कहते हैं कि जिन इकाइयों या किसी भी व्यवस्था का निर्माण जिन इकाइयों से हुआ है, अगर उन इकाइयों में अनुकूलन बना रहेगा तो संरचना का अस्तित्व भी बना रहेगा, और संरचना अपने प्रकारों की पूर्ति करके व्यवस्था को संगठित और संतुलित बनाए रखेगी। इस अनुकूलन रूपी प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता की पूर्ति आर्थिक उपसंरचना या आर्थिक इकाइयाँ करती हैं। पार्सन्स से कहते हैं कि सभी इकाइयों के बीच संतुलन बना रहे, अनुकूलन रहे, इसके लिए जो प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता है उसकी पूर्ति कौन करता है, तो वो करती हैं आर्थिक उपसंरचना या आर्थिक इकाइयाँ करती हैं। चलिए आगे देखें। तो दूसरा है लक्ष्य की पूर्ति, गोल अटेनमेंट। तो यहाँ देखें, संरचना को अपने प्रकार की पूर्ति हेतु दूसरी प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता इकाइयों की लक्ष्य की पूर्ति है। अब यहाँ देखें कि ये दूसरी प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता है और वह है लक्ष्य की पूर्ति। यदि संरचना की इकाइयाँ स्वयं के लिए निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर पाती हैं तो संरचना अपने प्रकारों की पूर्ति नहीं कर पाएगी। इसका मतलब कि सभी इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित है, प्रकार निर्धारित है। अगर वो अपने प्रकारों के लक्ष्य को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाती हैं तो संरचना भी अपने प्रकारों की पूर्ति नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में व्यवस्था में संगठन और संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर इकाइयाँ अपने लिए निर्धारित प्रकारों के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाती हैं तो ऐसी स्थिति में सामाजिक व्यवस्था के संगठन और संतुलन को बनाए रखना जो है वो कठिन हो जाएगा।
इस लक्ष्य की पूर्ति राजनीतिक उप संरचना या राजनीतिक संस्थाएं करती हैं। अब यहाँ लक्ष्य की पूर्ति कौन करता है? तो समाज में राजनीतिक उप संरचना और या राजनीतिक संस्थाएं इस लक्ष्य की पूर्ति या सामाजिक इकाइयों के लक्ष्य की पूर्ति में सहयोग करती हैं। अगला देखें, एकीकरण, इंटीग्रेशन। संरचना को अपने प्रकार की पूर्ति हेतु तीसरी प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता इकाइयों के एकीकरण की है। इकाइयों के एकीकरण की है। अब यहाँ देखें, संरचना को अपनी प्रकारात्मक पूर्व हेतु तीसरी जो प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता है वह है इकाइयों के एकीकरण की। जब संरचना का निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों में एकीकरण बना रहता है तो संरचना का अस्तित्व भी विद्यमान रहता है। अब जिन भी इकाइयों से संरचना का निर्माण हो रहा है, अगर उन संरचनाओं में एकीकरण बना हुआ है, संगठन बना हुआ है, तो संरचना का भी अस्तित्व क्या होता है? बना रहता है या विद्यमान रहता है। इकाइयों में एकीकरण लाने का कार्य सांस्कृतिक उप संरचना करती है। अब इकाइयों में या सामाजिक इकाइयों या सामाजिक संरचना की इकाइयों में जो एकीकरण लाने का काम करती हैं वो सांस्कृतिक उप संरचना करती है। चलिए आगे देखें, तनाव प्रबंधन, टेंशन मैनेजमेंट, जिसको आप लेटेंसी कहते हैं। तो संरचना को अपने प्रकारों की पूर्ति हेतु चौथी प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता इकाइयों के तनाव प्रबंधन की होती है। अब ये चौथी सामाजिक संरचना को अपने प्रकारों की पूर्ति के लिए चौथी जो प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकता है वो है इकाइयों के तनाव प्रबंधन की। अर्थात यदि किसी कारणवश सामाजिक संरचना में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है तो कुछ इकाइयां अवश्य होनी चाहिए जो उसमें पुनः संतुलन ला सकें। अब यहाँ देखें तो किसी भी व्यवस्था में किसी भी कारण से अगर सामाजिक संरचना में किसी प्रकार का असंतुलन उत्पन्न होता है तो कुछ इकाइयां समाज में ऐसी होनी चाहिए जो उसमें पुनः संतुलन बिठाने का काम कर सकें। यह कार्य एक उप इकाई के रूप में पारिवारिक संरचना करती है। और समाज में इस प्रकार का संतुलन बनाने का काम कौन करता है? जब सामाजिक व्यवस्था में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो पारिवारिक संरचना जो होती है एक उप इकाई के रूप में क्या करती है कि सामाजिक संतुलन को बनाए रखने का काम करती है। पार्सन्स ऐसा मानते हैं। जो सामाजिकरण के माध्यम से समाज के मानकों, मूल्यों और प्रतिमानों को सिखाती है। परिवार क्या करता है? समाजीकरण का एक प्रमुख अंग या सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो समाजीकरण के द्वारा क्या करता है कि समाज के मानकों, मूल्यों और प्रतिमानों को अपने लोगों को सिखाता है, जिससे कि सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बना रह सके, जिसके कारण असंतुलन की स्थिति में व्यक्ति संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। और इसी समाजीकरण के माध्यम से या समाजीकरण से मिली सीख के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? असंतुलन की स्थिति में भी क्या करता है? वो अपना संतुलन बनाए रखने का प्रयास करता है। अब यहाँ निष्कर्ष देखें, किसी भी संरचना की उपरोक्त चार प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं होती हैं। तो ये कहते हैं, पार्सन्स ये कहते हैं कि भाई किसी भी सामाजिक संरचना की प्रकारात्मक पूर्व ये चार प्रकारात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं। इसे ही पार्सन्स का एजिल मॉडल कहा जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है? पार्सन्स का एजिल मॉडल कहा जाता है। उपरोक्त चारों प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताओं की पूर्ति समाज के विभिन्न इकाइयों द्वारा होता है। तो ये जितने भी ये चारों प्रकारात्मक पूर्व आवश्यकताएं हैं वो किसके द्वारा पूरी होती हैं? तो समाज के विभिन्न इकाइयों के द्वारा पूरी होती हैं और विभिन्न उपव्यवस्थाओं द्वारा इनका सहयोग किया जाता है। तो ये पार्सन्स का संरचनात्मक प्रकारात्मक सिद्धांत है। उम्मीद करते हैं कि ये सिद्धांत आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।